हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष के एनालिस्ट। जैसे कि आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया था, जिस दिन मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपके लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आऊँगा। सो मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू एवरीवन, फिर से मैं थैंक यू बोलूँगा। तो मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे, कमेंट करके बताइएगा किस पे वीडियो बनाना है। सो दो पहला ऑप्शन था मल्टीबैगर स्टॉक आइडियाज पे बनाएं, या दूसरा था मोमेंटम स्टॉक कैसे कैच करें। सो मैक्सिमम लोगों का रिस्पॉन्स जो आया था, कमेंट्स आया था, वो मल्टीबैगर को लेके आया था। सो मल्टीबैगर स्टॉक क्या होते हैं? जो स्टॉक कम से कम 200-300% का मूव दे उसे मल्टीबैगर कहते हैं। 20-30% अगर कोई स्टॉक मूव करता है वो मल्टीबैगर नहीं होता। मल्टीबैगर कम से कम 2x 3x 5x हो उसे मल्टीबैगर कहा जाता है। सो मल्टीबैगर स्टॉक कोई भी बनता है उसके पीछे कुछ ना कुछ करेक्टर होते हैं जो आपको ध्यान देना है। अगर आप ये सब स्टॉक को ध्यान देते हैं, उनके करेक्टर पर ध्यान देते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगे उसमें ये सब करेक्टर बन रहे हैं तो आपको 10-20-25% 50% मूवमेंट नहीं निकलने चाहिए। कम से कम उसमें आपको 100-200-300% का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि ये सब जो करेक्टर होते हैं ना वो बहुत कम बनते हैं, किंतु जब बनते हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं, वो भी शॉर्ट पीरियड में। तो ये सारी चीज मैं बताऊंगा शॉर्ट पीरियड में मल्टीपल आइडिया कैसे कैच करें, उसके पीछे क्या थीसिस है। तो उसमें दो फैक्टर होते हैं। पहला जो फैक्टर होता है, ये मैंने आपके लिए एक स्लाइड बना रखा है। ये स्लाइड में अपना टेलीग्राम चैनल है लर्न विद आयुष कुमार राठी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको पता रहे और आगे फ्यूचर में भी आप ये जो चेक लिस्ट में आपके साथ शेयर कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको ये पता रहे आप जो स्टॉक बाई कर रहे हैं या आप जो होल्ड कर रहे हैं, आपको जो लगता है ये स्टॉक आपने मल्टीप्लायर के लिए, अगर ये सारे करेक्टर मैच होते हैं तो 90% चांस है वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टॉक जो मूव देता है वो कोई ना कोई इंडस्ट्री से, कोई सेक्टर से रहता है। तो आपको पहले ये फैक्टर को ध्यान देना है कि मैक्रो फैक्टर कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे कि मैक्रो फैक्टर क्या हो गया, अब पहला आता है गवर्नमेंट फोकस। जैसे इंडियन अगर बात करें, गवर्नमेंट का जो अभी फोकस है, लास्ट अगर आप देखेंगे नेक्स्ट लास्ट 2-3 सालों से रेलवे में बहुत अच्छा फोकस है। रेलवे में बहुत अच्छा ट्रैक बैठा रहे हैं, वैगन का ऑर्डर्स आ रहा है। दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, और सारे इरिगेशन वगैरह हो गए, उस पर आपको ध्यान देना गवर्नमेंट कितना पैसा निकाल रही है बजट पे। तीसरा आपको देना फाइनेंस कैसे, जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ने पहले 2 करोड़ घर के लिए दिया था, अभी रिसेंटली बजट में 3 करोड़ घर के लिए दिया। उससे पहले अगर आपको याद है 2016-17 में गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन दिया था, उसमें एनबीएफसी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था। तो ये सारे करेक्टर है, ये आपको सेगमेंट भी ध्यान है, कौन से इंडस्ट्री से गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, किसमें सब्सिडी दे रहा है, किसमें क्या फोकस कर रहा है। फिर आपको देखना है, ये सारा सर्च करने में आपको देखना है सेक्टर का टेल विंड है या नहीं। क्योंकि सपोज सेक्टर क्या हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट, वो सेक्टर एज ए होल क्या कर रहा है, उसमें कैसे डिमांड आ रहा है, कैसे जनरेट करना है, वो आपको ध्यान देना है। फिर आपको ग्लोबल फैक्टर भी देखना पड़ता है। कोई कोई स्टॉक है जो ग्लोबली इफेक्ट होते हैं, जैसे आईटी है, पूरा ग्लोबल यूएस मार्केट से इफेक्ट होता है। जैसे फार्मा है, जैसे रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया। जैसे फार्मा, अभी कोविड आया था, कोविड में फार्मा से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ था, क्योंकि सबका डिमांड बढ़ गया था। फिर आपको ध्यान देना है डेटा सेंटर। जैसे आपको पता है अभी रिसेंटली इंडिया में डेटा सेंटर बहुत बड़ा फोकस है। गवर्नमेंट ने नियम निकाला था, जो भी जैसे गूगल हो गया, एमएसएन, उन्होंने बोला था इंडिया में उन सबको अपना डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। तो उसके वजह से अभी रिसेंटली लास्ट 1 साल से डेटा सेंटर वाले जो स्टॉक्स है, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है। फिर जैसे एआई, एआई बहुत बड़ा सेक्टर है, जैसे इसमें चिप्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स है, उसमें रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये सब ध्यान देना, ग्लोबली क्या डिमांड जनरेट हो रहा है, कैसे क्या इफेक्ट हो रहा है। ये सारे चीज हो गए आपके मैक्रो फैक्टर्स। अब बात करते हैं कंपनी स्पेसिफिक, आपने सेलेक्ट कर लिया, उसमें आपको क्या देखना है, फंडामेंटल चेक्स क्या है। सो उसके लिए आपको पहले क्या देखना है, आपको वो कंपनी ध्यान देनी है जो लास्ट 2-3 साल से जिनका रेवेन्यू ग्रोथ और साथ ईपीएस ग्रोथ 20% के ऊपर है, मिनिमम 20% हो जाए, उससे ज्यादा होगा उतना ज्यादा चांस हाई मोमेंटम रहेगा, हाई रिटर्न देगा। फिर उसके बाद ये देखना कि ईयरली के साथ साथ क्वार्टरली कैसे कैसे ग्रोथ कर रहा है, उनका रेवेन्यू ग्रोथ कैसे आ रहा है, ईपीएस ग्रोथ भी 20% के ऊपर होना चाहिए। फिर आपको थर्ड जो चेकलिस्ट देना ध्यान देना है, जिसका आरओई। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ कोई कंपनी 50% से कर रहा है, कोई कंपनी ईपीएस ग्रोथ 50 किंतु उसका अगर आरओई जो ग्रोथ है वो अगर 50% नहीं है और उसका 10% ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं वो डेट यहाँ पे रेस कर रहा है। सो आपको ये भी ध्यान देना आरओई भी 20% के ऊपर होना चाहिए। फिर आपको ये ध्यान देना डेट इक्विटी रेशियो क्या है। अगर डेट इक्विटी रेशियो कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, अभी मार्केट अच्छा है, तो सब कुछ ठीक है। किंतु जिस दिन मार्केट में रिसेशन है, अरे कंपनी ने डेट ज्यादा इश्यू कर लिया, रेस कर लिया, और जैसे ही रिसेशन है अगर वो अपना डेट को पे नहीं कर पाता, इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाता, जैसे 2007-8 में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, 2003 से लेकर 2007 में रियल एस्टेट कंपनी ने, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न किया था, थर्मल कंपनी उन सब ने बहुत अच्छा ग्रो किया था।
पर 2007-8 में ग्लोबल क्राइसिस है, उसके बाद जिस कंपनी के पास हाई डेट्स है, यूनिटेक हो गया, सुजलोन हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, उन सब में प्रॉब्लम आया था क्योंकि उन्होंने डेट तो बहुत हाई ले लिया था, उन्होंने अपना जो फैक्ट्री एक्सपेंशन है वो हाई फाई कर लिया था, किंतु जैसे 2008 में रिसेशन है, उनका जो पूरा डिमांड था वो पूरा कोलैप्स हो गया, उसके वजह से उनका जो फैक्ट्रीज है वो चल नहीं पाए और उसके वजह से जो कंपनी रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जनरेट नहीं कर पाए, उसके वजह से वो डेट ट्रैप में फंस गए थे। साथ ही साथ टेलीकॉम भी बहुत बड़ा एग्जांपल, 2007 में बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज आए थे, वो डेट के थ्रू जो भी 2G 3G सेगमेंट है उसमें उन्होंने बिडिंग किया था और लाइसेंस लिया था, पर जैसे ही मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन आया तो उनको प्राइस स्लैश करना पड़ा और उसके वजह से वो अच्छे से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए और धीरे धीरे डेट बढ़ता गया, इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए और उसकी वजह से बहुत सारी कंपनी बैंक करप्ट हो गई। तो ये भी चीज ध्यान देना का जो ग्रोथ आ रहा है इक्विटी के से कितना आ रहा है, रेस कर रहे हैं और साथ ही साथ डेट से रेस करके कितना ग्रोथ लेके आ रहे हैं। फिर आपको एक और चीज ध्यान देना, कोई भी कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है नहीं कर रहा, अगर आप देख रहे हैं अभी कंपनी जब साइडवेज है, जैसे 2000 अगर आप देखें 13 14 15 बहुत सारे जो कैपिटल कंपनी थे, जो जैसे कि आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया, उन्होंने वहां पे बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन किया था और फार्मा कंपनी ने भी 2017-18 में अच्छा खासा कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, पर उन्होंने जो भी कैपिटल एक्सपेंशन किया था, कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, वो इंटरनल कैश फ्लो से किया था, उन्होंने हाईली डेट नहीं लिया था। तो आपको ये ध्यान देना जो कैपेसिटी एक्सपेंशन और उसमें डेट कितना परसेंटेज है और इक्विटी कितना है, अगर इंटरनल से कर रहे हैं जो भी रेवेन्यू उससे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर वो हाई डेट से अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन तो आपको वहां पे रेड अलर्ट ध्यान देना कि अगर ज्यादा डेट ले लिया और एक्सपेंड कर लिया और उस पीरियड में 2-3 साल में अगर उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो ट्रैप में फंस सकते हैं। वही अगर उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा होता है और रेवेन्यू में ग्रोथ आता है और प्रॉफिटेबिलिटी बनता है तो वो कंपनी मल्टीबैगर बन सकता है। फिर आपको ये भी ध्यान देना कंपनी रिजल्ट बहुत अच्छा पोस्ट कर रही है पर उनका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है या नहीं। जैसे आपको एक बैड एग्जांपल बीसीजी, बीसीजी अगर आपको याद है 2021-22 में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था पर उनका जो ऑपरेटिंग कैश था वो कभी भी जनरेट नहीं, वो जितना भी प्रॉफिट जनरेट कर रहा था वो कहीं ना कहीं उनका रिसीवेबल में पड़ा था, तो उनके पास कभी वो रिसीवेबल आए नहीं, उसकी वजह से बीसीजी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था क्योंकि बुक्स में अच्छा देखते हैं तो उनका कभी कन्वर्जन नहीं हुआ। तो आपको ये भी चीज ध्यान देना है। फिर आपको ये देखना है जो कंपनीज अपना जो सेल्स बढ़ा रहा है उनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी आपको ध्यान देना है। फिर आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई भी कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है तो उसमें जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, एफआईज हो गए और जो बड़े एचएनआईज है वो अपना अगर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे क्या सिक्योरली उनका फ्लोट कम होता जाएगा, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस होते जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान देना इंस्टीट्यूशन वहां पे अगर कंटिन्यूसली बाइंग आ रहे तो वो स्टॉक चांस आने वाले दिनों अच्छा करेंगे और अच्छा रिटर्न देंगे। फिर आपको ये भी एक चीज ध्यान देना है कि कोई भी कंपनी में अगर कोई मैनेजमेंट चेंज हो रहा है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसमें उनका क्या ग्रोथ है, फोकस है और क्या उनको लग रहा है आने वाले कितना परसेंट से ग्रो करेंगे, ये सारे कैरेक्टर होते हैं। फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दें, अगर आप ये सारे चीज देख लिया और अगर आपने पी पे फोकस नहीं किया, ये सारे कैरेक्टर मिले किंतु अगर पी मल्टीपल 100-200 का है तो उसमें आपका कभी भी ग्रोथ नहीं होगा। अगर आपको उस समय रीजनेबल पी पे मिलता है तब चांसेस है स्टॉक में अगर जो ग्रोथ आएगा और जो पी रीजनेबल की वजह से जो कंपनी ग्रोथ है उनका पी एक्सपेंशन हो उससे आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनेंगे। तो ये सारे करेक्टर है, फ्रेमवर्क है, आपको ध्यान देना। अगर आप ये सारा फ्रेमवर्क करते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टॉक ढूंढ पाएंगे। तो ये सारा वर्किंग करना और आप मेरे को कमेंट करके बताएं आपको कौन सा स्टॉक, मैं आपको 2-3 एग्जांपल भी बताऊंगा कौन सी कंपनीज में क्या है वो जो मैंने अपने टेलीग्राम में ट्विटर में आपके साथ शेयर भी किया था और आपको बताया भी था। फिर अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो ट्विटर में, एक्स में, आप मेरे को, मेरा हैंडल है आयुष कुमार, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद आयुष कुमार आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में देखते हैं कौन सा कंपनी ने कैसे किया था। पहला जो है एग्जांपल है वो है न्यूलैंड लैब। अगर आप देखेंगे लास्ट 3 क्वार्टर में इसका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा था और इसका ईपीएस ग्रोथ भी बहुत अच्छा था, उसके बाद इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। उसके बाद अनंतराज, आपको याद है मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, इसका आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद टीटागढ़ वैगन जो रेलवे सेक्टर है उसने भी आप देखिए लास्ट 3-4 क्वार्टर इसका रेवेन्यू और सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आईटीडी सीमेंटेशन 110 में शेयर आज 500, उसमें भी अच्छा था। फिर ग्रेविटा का देखिए, फिर उसका बीएससी मैंने 500 में शेयर किया तो उसका भी आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए। सो ये सारे करेक्टर होते हैं, ये सारा मूव मिलता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करें। थैंक यू।